क्लास 9 आज हमारा टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इससे पहले हम पीछे वर्कशीट्स में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार यूरोप में फ्रांस की क्रांति ने लोकतंत्र की स्थापना की, गणतंत्र स्थापना की। लेकिन 1815 में नेपोलियन की हार के बाद जो वियना संधि हुई, उसने यूरोप में दोबारा से राजतंत्र समर्थक परंपराओं का गठन कर दिया। यानी राजतंत्र दोबारा से यूरोप में आ गया, सत्ता में शक्तिशाली रूप से स्थापित हो गया। अब पिछली वर्कशीट के अंदर आपने ये भी पढ़ी कि किस प्रकार ड्यूक मेटरनिक ने खास भूमिका निभाई, जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था। लेकिन इन सभी घटनाओं के बावजूद जोसेफ मेज़ेनी जैसे क्रांतिकारी लोगों ने गुप्त रूप से अपनी गतिविधियां जारी रखी। अब यहाँ से उसके आगे की घटनाएं पढ़ेंगे कि 1848 के बाद भी राजतंत्र समर्थक शक्तियों ने जनतंत्र और क्रांतियों को दबाए रखा, परंतु एक परिवर्तन ये मिला कि राजतंत्र राजाओं ने अपने क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए कई स्थानों पर राष्ट्रवादी विचारों का इस्तेमाल किया, क्रांतिकारियों का इस्तेमाल अपने राज्यों के विस्तार में किया। इसीलिए 1848 में जर्मन भाषा बोलने वाले लोगों का एक संघ यानी राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से प्रयास शुरू हुए, और इस प्रयास में जर्मन राष्ट्र के निर्माण में क्रांतिकारी और राजतंत्र समर्थक लोगों ने मिलकर एक खास भूमिका निभाई। तो आइए देखते हैं जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। यानी जर्मन के भाषा बोलने वाले क्षेत्र के लोग जो अलग अलग राजाओं के अधीन आते थे उस समय, उन्होंने किस प्रकार एक देश का गठन किया। सबसे पहले प्रशा के नेतृत्व में ये एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। इसमें ओटो वन बिस्मार्क, जो कि प्रशा के राजा का मंत्री था, उसने खास भूमिका निभाई। इसके अलावा आप ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस से प्रशा को युद्ध करने पड़े या संधि करनी पड़ी, समझौते, जिससे एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। और 1871 में विलियम केसर को आधुनिक जर्मन राष्ट्र का शासक घोषित किया गया। आगे चल के जर्मन यूरोप का एक प्रमुख शक्तिशाली देश बना। नए जर्मन राज्य में मुद्रा, बैंकिंग और न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया, और वह जल्दी ही दुनिया के आधुनिक शक्तिशाली राष्ट्र राज्यों में स्थापित हो गया। इससे भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय को बल मिला। जर्मन जैसी घटना ही इटली में घटी। इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। जोसेफ मेज़ेनी नीचे कि जिनके बारे में आप पिछली क्रांतिकारी में आपने पढ़ा था, जिसने यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना की थी, उन्होंने इस इटली के एकीकरण की शुरुआत की। यद्यपि शुरुआती विद्रोह या क्रांतियाँ असफल हो गई। आखिर में 1859 में फ्रांस के सार्डिनिया पीडमोंट, यानी एक छोटा सा राज्य था, जिसके मंत्री कैवूर, काउंट कैमिलो द कैवूर, चित्र दिया गया आपको, ने एक ऑस्ट्रिया को हराने में सफलता प्राप्त की, और इस ऑस्ट्रिया को हराने में जोसेफ गैरिबोल्डी जैसे क्रांतिकारियों ने उसकी मदद की, जिसकी वजह से इटली का एकीकरण संभव हो पाया। और इटली का एकीकरण होने के बाद भी इटली में भी संवैधानिक राजतंत्र, यानी जहाँ पर राजा भी हो और चुने हुई प्रतिनिधि की सरकार भी हो, यानी चुने हुए प्रतिनिधि भी हैं, लोकतांत्रिक सरकार भी है, और संवैधानिक रूप से राजा का पद भी बना हुआ था। तो 1861 में एमनुएल द्वितीय को वहाँ का राजा घोषित किया गया, और गणतांत्रिक सरकारों का भी गठन किया गया। आइए अब इस चैप्टर में हम यहाँ इन लोगों के 2 महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों के बारे में जानते हैं। वैसे प्रशा का राजा का मंत्री ओटो वन बिस्मार्क, ये भी प्रमुख व्यक्तित्व है, लेकिन यहाँ पर वर्कशीट में आपके सामने है काउंट कैमिलो द कैवूर और जोसेफ गैरिबोल्डी। दोनों का संबंध इटली के एकीकरण से जुड़ा हुआ है। तो मेन है कैवूर, ये पीडमोंट सार्डिनिया के राजा का मंत्री था। इसके लिए इटली के एकीकरण में इन्होंने खास भूमिका निभाई। यद्यपि ये भी ना तो क्रांतिकारी था, ना जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था। यानी अपने राजा पीडमोंट सार्डिनिया के राजा विक्टर एमनुएल की शक्तियों को बढ़ाने और उनका क्षेत्र का विस्तार करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। परंतु फ्रांस के साथ की गई संधि में कैवूर का खास योगदान है, जिसकी वजह से ही पीडमोंट सार्डिनिया जैसे छोटा राज्य ऑस्ट्रिया को हरा पाया, और गैरिबोल्डी की मदद से इटली का एकीकरण करना संभव हो पाया। आगे चलकर जर्मनी
की तरह इटली भी एक शक्तिशाली राष्ट्र राज्य बना। ये अगला है जो गैरिबोल्डी, ये क्रांतिकारी हैं, या जोसेफ मैज़ेनी की तरह। तो ये भी इन्होंने अपने क्रांतिकारी स्वयंसेवकों के साथ अपनी एक गुप्त सेना का गठन किया या क्रांतिकारी दल बनाया, और इटली के आसपास जो छोटे छोटे टापू हैं, जैसे यहाँ पे सिसिली का नाम दिया गया है, वहाँ पर ये वहाँ के राजाओं से विद्रोह कराकर, राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार का गठन करने में सफल हुआ, जिसकी वजह से बाद में इसने अपनी सेवाएं कैबूर के साथ मिलकर विक्टर एम्मानुएल को भी दी और पीडमोंट सार्डिनिया के राजा के अधीन इटली के एकीकरण में खास भूमिका निभाई। प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न है, इटली के एकीकरण पर एक निबंध लिखिए। सीधे पॉइंट्स दिए गए हैं। इटली का एकीकरण 1859 से लेकर 1870 तक हुआ। पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में और याद कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, निबंध है, तो पहले प्रश्न में आपको कम से कम 7, 8, 10 लाइनें लिखनी है। तो ये सारी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जिनसे आपको निबंध बनाने में आसानी मिलेगी। अगला है, एकीकृत जर्मनी का राजा कौन बना? तो एकीकृत जर्मनी का राजा, जर्मनी का एकीकरण ऊपर दिया गया है और केसर विलियम, यहाँ पर साफ बताया गया है कि केसर विलियम प्रथम 1871 में जर्मन का संघ का राजा बना। तो ये आपका सेकंड का आंसर मिल जाता है यहाँ पर। इसके अलावा तीसरा, जर्मनी के एकीकरण की विशेषताएं, यानी सेकंड का आंसर केवल एक लाइन का ही है, सिर्फ आपको राजा का नाम बताना है। तीसरा है, जर्मनी के एकीकरण की विशेषताएं बताइए। यहाँ पर आपको विशेषताएं बतानी है, तो ये पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, ये पाँचों पॉइंट्स आपको आंसर नंबर 3 में मेंशन करने। ये हो गया आपका आंसर नंबर 3 सारे पॉइंट्स। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद लोकतंत्र एवं राष्ट्रवाद से अपने जुड़ाव से दूर होता चला गया? तो इसका पॉइंट स्टार्टिंग से ही है कि इसका कारण ऊपर ही बता दिया गया है कि 1815 की वियना संधि के बाद राजतंत्र समर्थक शक्तिशाली हो गए थे, क्रांतिकारी कमज़ोर हो गए थे, क्रांति असफल होने लगी थी, इसलिए लोकतंत्र की स्थापना पर बल नहीं मिला और उनकी शक्तियां कमज़ोर हो गई। तो आखिर में आपको ये लिखना होगा कि अलगाव होने लगा, जिसकी वजह से कुछ राजाओं ने क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अपने क्षेत्र का विस्तार करने की योजनाएं बनाई और इस प्रकार आधुनिक राष्ट्रवाद यानी संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। तो क्रांतियों के असफल होने के कारण यूरोप में राष्ट्रवाद लोकतंत्र या उससे जुड़े हुए विचारधारा से थोड़ा कुछ समय के लिए अलग हुआ। इसके पीछे के प्रमुख वजह हैं, प्रमुख कारण